Hello and good morning, everyone. Today we are starting our next chapter of civics, that is chapter number 24, democratic government. So we have talked much about democracy. What is democracy? हम लोग इस चैप्टर में ये सब बातें करने वाले हैं कि डेमोक्रेसी होता क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं, और इक्वालिटी, जस्टिस जो उसके दो फीचर्स हैं ये क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब टॉपिक्स हैं जो चैप्टर में लोग कवर करने वाले हैं. तो इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको बेसिक में आइडिया दे दूँ डेमोक्रेसी के बारे में. देखिए, बहुत सारे बच्चों को शायद पता भी होगा डेमोक्रेसी होती क्या है, बहुत सारा शायद पता नहीं भी हो. तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट या ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको लोग चुनते हैं. ओके, जैसे मान लीजिए देश के सारे लोग हैं. ओके, सारे के सारे लोगों ने मिलकर जो है किसी एक इंसान के लिए वोट दिया है, एक इंसान को जो है भेजा कि आप जो है हमारे लिए काम कीजिए, आप जो है हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाइए, आप ही हमारे लिए सब कुछ अच्छे से कीजिए. तो इस तरीके की गवर्नमेंट को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो होता ही है इंडिया में, तो इसके अलावा और क्या हो सकता है. तो इसके अलावा आप मान सकते हैं कि मान लीजिए कोई किंग है, कोई राजा है. अब राजा को तो लोग सिलेक्ट करके नहीं भेजते. ओके, राजा को लोग सिलेक्ट नहीं करते, राजा खुद ही बन जाता है कोई भी. और राजा इसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है तो अपने बेटे को राजा बना देता है. जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब इंसान, अगर आपने इसको सिलेक्ट किया, उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर आप किसी और को सिलेक्ट करके भेजते हैं. इस तरीके से जो है आपका ये सिस्टम वर्क करता है. ओके, तो ये थोड़ा बेसिक आइडिया था, मैंने आपको दे दिया. थोड़ा का साउंड आ रहा हो मेरे पीछे से तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क है आज यहाँ पर आसपास. चलिए आगे बढ़े, हम इसमें थोड़ा देख लेते हैं इसमें. तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट आवर कंट्री हैज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी जो है हमारे इंडिया में चलती है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डेमोक्रेसी इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये अच्छी क्यों है, व्हाई इट इज़ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी होता क्या है पहले हम ये देख लेते हैं. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल आर गवर्नड बाय देयर ओन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. मतलब एक इंसान जो है, मतलब यहाँ लोग सारे के सारे लोग मिलकर जो है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. ओके, रिप्रेजेंटेटिव मतलब कोई इंसान जो उनके लिए, उनके बिहाफ पर जो है काम करे. वोट देने के बाद वो उनके बिहाफ पर पॉलिसी बनाए, उनके लिए लॉ बनाए. ओके, उनको गवर्न करे. इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. लोग ही चुनते हैं इसको, और जो चुन के जाता है वो भी लोग ही होते हैं, लोगों में से ही कोई एक होता है. जो नेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो हम लोगों में से ही कोई एक होते हैं. इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इट इज़ द पीपल हु आर सुप्रीम एंड सॉवरेन. इस तरीके के सिस्टम में लोगों के पास मेन पावर होती है. कोई राजा नहीं होता, कोई महाराजा नहीं होता, सब लोग बराबर होते हैं क्योंकि सबके पास वोट देने का अधिकार होता है. दे कंट्रोल द गवर्नमेंट, दे आर फ्री टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन चॉइस. फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस मतलब हर इंसान को चॉइस करने का अपना जो रूलर है उसकी फ्रीडम है. कोई भी उनको जो उसको जो है बहला फुसला नहीं सकता, कोई भी आपको धमकी नहीं दे सकता कि भैया मुझे ही वोट देना, नहीं तो मैं आगे कर लूँगा. ओके, इंडिया में ऐसा चलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यही चीज़ों का ध्यान रखती है कि क्या इंडिया में किसी को धमकी वमकी तो नहीं दी जा रही कि भैया मुझे ही वोट दो, या पैसे तो नहीं खिलाए जा रहे हैं. इन डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट द लीडर. अपने लीडर इलेक्ट करने का लोगों को राइट होता है, अधिकार होता है. पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ फ्रीली अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स. गवर्नमेंट अगर कोई काम अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है तो लोगों का पूरा अधिकार है कि उसको या तो तारीफ भी करें, या अगर अच्छा काम नहीं करे तो उसकी बुराइयाँ भी करें न्यूज़ के सामने या कहीं पर भी. द गवर्नमेंट इज आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल फॉर इट्स एक्शन. और गवर्नमेंट को आंसर भी देना पड़ता है क्योंकि अगर 5 साल के बाद फिर से सिलेक्ट जो होकर आना है. इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इट इज रूल्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. दैट इज डन बाय इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स और एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हु आर 18 ईयर्स और अबव इन द एज हैव द राइट टू वोट. जो भी यहाँ पे हमारी कंट्री में 18 साल से ऊपर होता है उसको राइट टू वोट दिया जाता है. वो वोट देके, किसी भी इंसान को वोट देके अपना जो लीडर चुन सकता है कि भैया मैं इसको वोट देता हूँ, ये मेरा लीडर आज से. दैट इज़ वाई आवर कंट्री हैज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इसलिए हमारी कंट्री में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है कि हम लोग जो है अपने बिहाफ पर किसी एक को चुनते हैं. ओके, वो जाके हमारे लिए जो है रूल करता है. अब देखिए इसका उल्टा एक और होता है, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसको हम इनडायरेक्ट भी बोलते हैं. एक होती है डायरेक्ट, कि मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए गाँव के सारे लोग जो मान लीजिए बैठ गए, कुछ 200-300 मान लीजिए जेंट्स बैठ गए, और 200-300 ने मान लीजिए मिलकर ये जो है पक्का कर लेते हैं. वो लोग अगर कोई भी नया कानून आना होता है गांव में, या कोई भी नई बात करनी होती है, ऐसे मान लीजिए कोई एक नई रोड बनानी है गांव में. ओके, तो ये रोड सीमेंट की बनेगी या डामर की, तो ये 200-300 लोग बैठ गए, इन्होंने बैठ के जो है डिस्कशन कर लिया कि भाई ये सीमेंट की बनेगी. ज़्यादातर लोग सीमेंट पर मान गए. ठीक है, तो इस तरीके की डेमोक्रेसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि लोग जो है वो सब मिलकर खुद ही डिसाइड कर ले रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं. इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी. और अगर लोग जो है सारे के सारे मिलकर वोट देकर अपने हिसाब से अपने तरफ से एक इंसान को भेज रहे हैं,
ठीक है, ये कुछ लोग अपने साथ अपने एक इंसान को भेज रहे हैं, कुछ लोग अपने एक इंसान को भेज रहे हैं, ये सब लोग जो चुन चुन के आ रहे हैं, ये सब लोग मिलकर हमारे लिए अगर काम कर रहे हैं, तो इस तरीके की डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आगे बढ़े इसी में हम। और डेमोक्रेसी अलाउ इट्स सिटीजन्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन पब्लिक, ये भी बात सही है। अगर आप किसी को वोट देते हो और वो काम अच्छा नहीं करता, तो आप उसकी जो है निंदा कर सकते हो, निंदा मतलब आप उसकी बुराइयाँ कर सकते हो। क्योंकि देखिए बुराइयाँ करने से क्या होगा, बाकी सब लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने इसको वोट दिया था, वो काम नहीं कर रहा, अगली बार इसे वोट नहीं देना। have full right to freely criticize the government if they feel that it is not discharging its duty properly, but their way of opposing the government should be lawful। मतलब ऐसा आप हर कुछ नहीं बोल सकते, थोड़ा तरीके में आपको बोलना होगा कि गवर्नमेंट है भैया, सीधी बात है। दे शुड नॉट यूज वायलेंस और क्रिएट डिसऑर्डर्स फॉर दिस पर्पस। आप लड़ाई वड़ाई नहीं कर सकते, वायलेंस क्रिएट नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड शुड गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द व्यूज ऑफ द पीपल स्पीकिंग आउट अगेंस्ट इट। और गवर्नमेंट को भी जो है इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। अगर लोगों को उनका कोई काम अच्छा नहीं लग रहा, तो अपने आप को बदलना चाहिए, पॉलिसीज को बदलना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में हमने बात कर ली वैसे तो, ओके। वैसे थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं यहाँ पर। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स दैट पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू रन द गवर्नमेंट फॉर देम। लोग अपने सब लोग मिलकर अपने तरफ से एक इंसान भेजते हैं जो उनके लिए गवर्नमेंट को चलाता है। इंडिया फॉलोज दिस सिस्टम, इंडिया में यही सिस्टम चलता है। हम लोग जो है अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए अभी नगर पालिका का चुनाव आएंगे, तो नगर पालिका चुनाव में हम लोग अपनी अपनी गली के जो है पार्षद चुनेंगे। वो पार्षद सब लोग मिलकर अपना एक नगर पालिका अध्यक्ष चुन लेंगे और वो हमारे लिए काम करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वर्क्स इन अ पार्टिकुलर वे। पीपल फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज अकॉर्डिंग टू देयर व्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स। दीज पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट्स ड्यूरिंग देयर कैंपेन बिफोर एन इलेक्शन। दे अनाउंस टू द पीपल देयर वुड बी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। दिस इज कॉल्ड पार्टी मैनिफेस्टो। तो मतलब क्या होता है, कोई भी पार्टी जब इलेक्शन में खड़ी होती है तो अपने तरफ से एक इंसान को खड़ा करती है। वो जैसे बीजेपी ने मान लीजिए अपना इंसान खड़ा किया, कांग्रेस ने अपना किया, ओके। फिर वो लोग जो है अपना अपना मैनिफेस्टो चलाते हैं, मतलब वो लोग घर घर जाते हैं, लोगों से कहते हैं भाई हाथ में जोड़ने आते हैं लोग, वोट दीजिएगा वोट दीजिएगा। उसको हम बोलते हैं पार्टी मैनिफेस्टो या कैंपेन। देयर आर मैनी पीपल हु डू नॉट विश टू लिंक देमसेल्फ विद एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड देयरफॉर कंटेस्ट इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। फिर कुछ लोग होते हैं जो मतलब किसी बड़ी पार्टी में जुड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं खुद की कोई पार्टी बना लें, खुद का कोई इलेक्शन लड़ने, तो उनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर्स। नहीं आते हैं वो चरखा वाले आते हैं, मतलब पंखा ले लेते हैं कुछ लोग, चुनाव चिन्ह पंखा, चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन। The role of a political party is very important in democratic system. Very important is in a democratic system. The member of political party keep the people informed about important issues by holding public meeting। तो लोगों के साथ पब्लिक मीटिंग करते रहते हैं ये पार्टीज वाले लोग, ताकि जो है लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और लोगों को पता रहे कि भैया हम पार्टी वाले हैं, हमें वोट दो हमें वोट दो, इस तरीके से। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्शंस। बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी का कोई मतलब भी नहीं है। और इलेक्शंस भी जो है फ्री और फेयर होने चाहिए, मतलब किसी को आप ऐसे धमकी वमकी देके वोटिंग नहीं करवा सकते ऐसा। द लार्जेस्ट इलेक्टोरल एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड बाय फार इज इलेक्शंस इन इंडिया एंड इट मेक्स क्लोज टू 1 बिलियन पीपल एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज। तो लगभग 100 करोड़ लोग जो है हमारे इंडिया में वोटिंग देते हैं, तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वर्ल्ड में है। द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन इन इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन द लाइफ्स ऑफ 1 करोड़ 30 बिलियन पीपल। 1.30 बिलियन पीपल की लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है इस इलेक्शंस का। Every 5 year elections are held in our country for both the central and state legislature by universal adult franchise। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कोई मेल हो फीमेल हो, कोई चल पा रहा हो नहीं चल पा रहा हो, अगर उसकी एज जो है 18 साल है, 18 या उससे ऊपर है, अगर वो 18 प्लस है, तो उसे यूनिवर्सली वोट देने का अधिकार है। यूनिवर्सली मतलब अगर वो इंडिया के बाहर भी रह रहा है कहीं और वो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का रहने वाला है, तो भी उसको वोट देने का अधिकार है। अभी तो मैं पढ़ भी रहा था कि मतलब सरकार जो है वो, मतलब अगर कोई इंसान बाहर रह रहा है फॉरेन में, तो उसको एक इंटरनेट के जरिए उससे वोटिंग करवा सकती है चाहे तो, ओके। तो मतलब वोट देने का अधिकार तो सबको है भाई इंडिया में, जो भी चाहे वोट देना वो दे सकता है 18 से ऊपर साल का। अब पोलिंग स्टेशन, ये देख सकते हैं आप एक फोटो, पोलिंग स्टेशन कैसे काम करता है। राइट टू वोट है सबको, मतलब वही राइट टू वोट का अधिकार, वोट देने का अधिकार सबको ही है यहाँ पर। राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। पॉलिटिकल राइट फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट एंड इलेक्शन, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस आर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल राइट्स। तो हर इंसान को वोट देने का अधिकार है, इलेक्शन में खड़े होने का भी अधिकार है। आप चाहे तो खड़े हो जाए इलेक्शन में, कोई अगर पार्टी आपको सिलेक्ट करती है तो बढ़िया, नहीं तो खुद ही खड़े हो जाए इंडिपेंडेंटली। और राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस मतलब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको जो पोस्ट है उसको उस पर बैठने का भी अधिकार हो जाता है आपको। अनफॉर्चुनेटली मैनी पीपल डू नॉट कैश देयर वोट्स। बहुत सारे लोग आज भी जो है वोट नहीं देते, इसलिए आप देखेंगे जब भी वोट इलेक्शन आने वाले होते हैं तब बहुत ज़्यादा कैंपेन सरकार भी चलाती है कि भैया वोट सबसे पहले दें,
वोट ही हमारी ज़िंदगी है, क्योंकि भाई जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वो जैसा काम करेगा वो आपकी लाइफ को बहुत अफेक्ट करेगा। अगर आप किसी बेकार इंसान को सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए जैसे कि आप वोट देने ही नहीं गए, ठीक है, 10 जो गुंडे मवाली थे आपके गली के वही वोट देने गए और उन्होंने अपना गुंडा नेता चुन लिया। ओके, अब आप जो है बैठे हुए हैं कि भैया ये गुंडा आ गए तो ये हमारा रूल करने, तो गलती किसकी है? गलती आप ही लोगों की होगी ना जो वोट देने नहीं गए। इसीलिए बोलते हैं कि ये वोट दीजिए, अच्छे से किसी इंसान को चुनिए। समटाइम्स कैंडिडेट मिसलीड वोटर्स बाय यूजिंग अनफेयर मेथड्स। कई बार कैंडिडेट जो होते हैं वो पैसा वैसा खिलाकर या मतलब अपनी कास्ट की अपील करके, रिलीजन की अपील करके कि भैया अपन देखो एक ही कास्ट के हैं, अपन एक ही धर्म के हैं, तो मुझे ही वोट दीजिएगा। इस तरीके से लोगों को डाइवर्ट करते हैं, लोगों को डिवाइड करते हैं देश को हमारे। अदर मेथड्स आर ऑल्सो यूज टू इन्फ्लुएंस वोटर्स। फॉर इंस्टेंस दे आर ऑफर्ड कन्वीनियंस टू बी टेकन टू द पोलिंग। वो मतलब कई लोग बोलते हैं ऑटो वाटो बिठा के ले आते हैं, चल भाई मेरे को ले चलता हूँ, पोलिंग बूथ अगर दूर है तो पर तेरे को मेरे को वोट देना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं चल भाई खाना खिला दूंगा, पैसा दे दूंगा। इस तरीके से लोगों को मनाने की बहुत हरकतें चलती हैं इंडिया में। Political parties also resort to dishonest means to make candidates switch from one party to another after the election. The candidate who defects shows that he or she is not sincere in working not only for his or her personal interest. तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी में थे, मान लीजिए कांग्रेस में, ओके, कांग्रेस में चुनकर आए पर उनकी जो है पार्टी जो कांग्रेस है वो हार भी गई। मतलब खुद तो सिलेक्ट हो गए पर पार्टी जो है मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाई, मतलब जीत नहीं पाई इन टोटल। तो कई लोग क्या करते हैं, पार्टी चेंज कर लेते हैं बार बार, ठीक है, अपना मतलब करने के लिए। कुछ लोग पार्टी बदल भी लेते हैं, तो उनको जो है डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है गवर्नमेंट से। कहने का मतलब समझा दूँ आपको, अगर जैसे मान लीजिए आप कांग्रेस में हैं और एक पार्टी है बीजेपी, ठीक है, आप कांग्रेस के मेंबर थे, आपको जो है जीतकर आपको एक मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया, पर आपको लगा कि यार अगली बार इलेक्शन में जो है ये बीजेपी जीतने वाली है, अगली बार आपको लगा कि यही जीतेगी, तो मुझे कांग्रेस छोड़कर जाना चाहिए बीजेपी में अगर मुझे अगली बार मिनिस्टर बन करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी जो है आपको उसी समय आपके पोस्ट से निकाल सकती है, ठीक है। अगर आपने अपनी पार्टी चेंज करी तो उस समय आपको पोस्ट से निकाल देगी, जाओ भाई उसके पास जाओ, बनना है बनो, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन लॉ। आगे बढ़े हम, फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अनलेस वन पॉलिटिकल पार्टी और प्री इलेक्शन अलायंस विंस एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द सीट्स इन द लेजिस्लेचर, अ न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म। तो गवर्नमेंट बनती कैसे? वोटिंग होती है। वोटिंग में जिस इंसान के पास 50% से एक भी वोट ज़्यादा आ जाता है वो इंसान जीत जाता है। अगर कोई नहीं जीत पाता 50% से एक वोट भी ज़्यादा, तो फिर कोalition गवर्नमेंट बनती है, मतलब 2-3 पार्टीज जो है एक साथ मिलकर फिर वो गवर्नमेंट बनाती है। अपोजिशन पार्टी वो होती है जो इलेक्शन नहीं जीत पाती है, ओके, जो इलेक्शन में खड़े तो होते हैं पर जीत नहीं पाते। जैसे कि अभी हम देखें, अगर बीजेपी हमारी जीती हुई पार्टी है, इसके अपोजिशन में कौन सी पार्टी खड़ी है? कांग्रेस। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं आपके? तो आप देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रन बाय मेजोरिटी बट द मेजोरिटी कैन नॉट इग्नोर द माइनॉरिटी। तो मतलब दोनों साथ में काम करते हैं। गवर्नमेंट रन तो जो है मेजोरिटी गवर्नमेंट ही करती है, पर वो जो जीते नहीं होते हैं उनके भी ध्यान रखना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है गवर्नमेंट में, किसी को भी अलग ट्रीट नहीं किया जाता। इक्वालिटी बिफोर लॉ गवर्नमेंट में बहुत ही, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। किसी को भी आप कास्ट, क्रीड, कलर के बेसिस पे इक्वल अलग नहीं कर सकते। मतलब आपको राइट टू वोट अधिकार है, कोई ब्लैक हो, कोई वाइट हो, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पे बनती है। आप कितना भी कुछ अच्छा काम कर लें, अगर लोगों को अच्छा काम लगा होगा तो ये वोट देंगे और तभी आप सिलेक्ट होंगे। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट सर्व्स द नीड ऑफ द पीपल। और बिल्कुल अगर वो लोगों ने चुना है इसको, इंसान को, तो वो लोगों के लिए वर्क बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि अगली बार वो फिर जीते, इसलिए वो लोगों के लिए वर्क भी करेगा। Participation is an important element in the working of democratic government. Every citizen has the right to stand as a candidate for any post. किसी पोस्ट के लिए कोई भी इंसान खड़ा हो सकता है, ओके। अब बस ये है कि उस पार्टी को मंजूर होना चाहिए। पार्टी के ऊपर, आप पार्टी को डिपेंड करता है आपको वो टिकट देती है कि नहीं। If parties are well organized and disciplined, the elections will be smooth and the government will function efficiently. Political parties should work to promote national interest. अगर सारी की सारी पार्टीज अच्छे से काम करती हैं, कोई हरकतें नहीं करती, कोई दिक्कत नहीं करती, तो बढ़िया तरीके से गवर्नमेंट और हमारी इंडियन डेमोक्रेसी सालों साल बढ़िया चलती रहती है और चलती रहेगी आगे भी। फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब पब्लिक का ओपिनियन कैसे बनाया जाए? अब देखिए, आप अगर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, आप कुछ तो करेंगे ना लोगों को बताने के लिए कि भैया मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, ठीक है। आप अपना कैंपेन चलाएंगे, आप लोगों के घर घर जाएंगे, पोस्टर छपवाएंगे, स्पीच देंगे खड़े होकर, तो इससे क्या होगा, लोगों का ओपिनियन बनेगा, लोगों की आप पे राय बनेगी कि यार ये इंसान अच्छा है या बुरा, इसको वोट देना चाहिए या नहीं। In a democracy, public opinion is an active, dynamic factor. There are many agencies that help people in performing their opinion on issues or problems.
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पब्लिक ओपिनियन अपना बनाने में न्यूज़पेपर में अगर आपकी तारीफ़ें लिखी हैं कि भैया देखो कितना अच्छा इंसान है, यहाँ भी काम कर रहा है, वहाँ भी काम कर रहा है, तो आपका ओपिनियन अच्छा बनेगा। और बुराइयाँ लिखी है कि भैया कल गुंडागर्दी करने गया, ये कल मारागोटी कर रहा था इंसान, तो आपको वोट बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आगे होता है आपका रेडियो और सिनेमा। रेडियो पे भी न्यूज़ आती रहती है, सिनेमास पे भी जो है लोगों को दिखाया जाता है, लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन पर फिल्म आती है, फिर बाद में वो नेता बन जाते हैं। सबसे इसका मुख्य एग्जाम्पल था अभी रजनीकांत। ओके, अभी वो ये अलग बात है कि बाद में वो आए नहीं, मतलब था तो सही उनका आने का पॉलिटिक्स में। बुक्स होती हैं, बहुत सारे लोगों को बुक्स लिखी जाती हैं जो लोग पढ़ते हैं उनकी लाइफ के बारे में कि इंसान कैसा है, उसका पास्ट कैसा रहा। एवरी कंट्री हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन सच एज कल्चरल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स. These associations through rallies, meetings, protests, marches and street plays contribute to the population of public opinion. The most important agency for opinion formation are the political parties. मेन तो देखो पॉलिटिकल पार्टी खुद होती है किसी का ओपिनियन बढ़ाने और बिगाड़ने में, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी वो जीती हुई नहीं है तो वो लगी रहेगी जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी का ओपिनियन बिगाड़ने में। जैसे कांग्रेस जो है वो लगी रहती है स्पीचेस में बोलने के लिए कि बीजेपी ऐसा कर रही है, देखो भाई गलत कर रही है, पेट्रोल के भाव देखो बहुत बढ़ा दिया, नहीं बेकार पार्टी अगली बार देना ना वोट उसको। तो ये सबसे मेन काम तो जो है पॉलिटिकल पार्टी खुद ही करती है, अपना ओपिनियन अच्छा करने में लोगों के सामने और दूसरे का बिगाड़ने में। और रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है भेदभाव, लड़ाइयाँ। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी डिफाइंड एट डिसएग्रीमेंट ओवर द राइट कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन. डिफरेंसेस इन रीजन, रेस एंड रिलीजन डिवाइड पीपल इनटू ग्रुप्स. फॉलोइंग आर द कॉन्फ्लिक्ट्स इन अवर सोसाइटी. हमारे सोसाइटी पे जो लड़ाइयाँ चलती हैं मेन किस किस चीज़ों पर चलती है, मेन होता है रिवर, वाटर और डैम पे। ऐसे लड़ाइयाँ बहुत चल रही हैं इंडिया में, रिवर जो है उसके पानी पर। Water is an important resource for economic growth and sustainable development in India. The Kaveri River water dispute involves state of Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. तो ये जो वाटर डिस्प्यूट चल रहा है कावेरी नदी पर, कि कौन इसका पानी कितना यूज़ करेगा। देखिए होता है कि ये नदी है ना, ये कर्नाटक से होती हुई तमिलनाडु जाती है, तमिलनाडु से होती हुई थोड़ी बहुत केरल जाती है, पर मेन लड़ाई इसमें तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है। कर्नाटका बोलता है कि ये नदी हमारे यहाँ से निकलती है तो इसका यूज़ हम करेंगे। तमिलनाडु कहता है कि भैया हमारे यहाँ खेती के लिए हमें पानी चाहिए, बरसात थोड़ी कम होती है तमिलनाडु में, तो वो कहते हैं भाई हमें तो नहीं। लिखा है वाटर डिस्प्यूट अराइज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ वाटर ऑफ मेनी इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैली. डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच अ वाटर रिसोर्स. तो कौन यूज़ करेगा, ऐसे कोई एग्रीमेंट तो नहीं करती गवर्नमेंट. नेक्स्ट है आपका माइनॉरिटीज़. माइनॉरिटीज़ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पॉपुलेशन का सेक्शन है, जैसे मान लीजिए 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, 100 करोड़, इसमें मान लीजिए बहुत सारा आपको पता है हिंदूस हैं, कुछ सेक्शन जो है पॉपुलेशन का, जैसे कि आपके होगा छोटे छोटे, जैसे आप बोल सकते हैं आपके क्रिश्चियंस हो गए, सिख हो गए, जिनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब इनकी जनसंख्या थोड़ी कम है, थोड़े कम है नंबर्स में. इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये दो बहुत बड़े पिलर्स हैं हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के. इन दोनों के बिना डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर सकती. इक्वालिटी का मतलब होता है सबको इक्वल रखना, सबको इक्वल वोटिंग का अधिकार देना, सबको इक्वल वोटिंग में और इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार. जस्टिस का मतलब होता है आपका इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करवाना, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो, किसी के साथ कोई दिक्कत आ रही हो किसी को, तो उसकी मदद करना, उसकी हेल्प करना. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश. अनटचेबिलिटी मतलब किसी को नहीं छूते थे वो लोग कि भाई हम छुएंगे नहीं इसको क्योंकि ये ब्लैक है, इसको नहीं छुएंगे क्योंकि ये शूद्र कास्ट का है, तो ये अनटचेबिलिटी जो है बैन कर दी गवर्नमेंट ने. द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेज द राइट टू इक्वालिटी एंड प्रोविजंस हैड बीन मेड फॉर द डिस्क्रिमिनेटेड सोशल ग्रुप that is women and children, especially the girl child. Article 7 of the Universal Declaration of Human Rights says that all are equal before the law. सब लोग लॉ यानी कानून के सामने सब इक्वल है, कानून सबके लिए एक बराबर है, किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम नहीं. चाहे अगर एक प्रेसिडेंट ने भी कोई गलत काम करा होगा तो उसे भी उसी कानून के तहत जो है सजा दी जाएगी. एंड आर एंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इन इंडिया एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कलर, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा. इंडिया में सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, किसी भी बेसिस पे उसको भेदभाव नहीं किया जाता. तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. ओके, आपको अगर कोई डाउट हो इस चैप्टर में आप पूछ सकते हैं बार बार. ओके, कोई अच्छा डाउट हो तो ही मैं उसका आंसर बेहतरीन तरीके से दूंगा आपको. ओके, सो इन द लास्ट, थैंक यू.